हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम बढ़िया। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स के बारे में और आज अपन पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, जिनमें से पहली घटना है तारों का टिमटिमाना। प्यारे बच्चों, अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाए कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो आप इसका आंसर लिख दोगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या लिख दोगे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक, इसको डिटेल से समझते हैं कि तारे कैसे टिमटिमाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह है पृथ्वी और यहां पर कोई प्रेक्षक है और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। इस वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें हैं जिनका अपवर्तनांक और घनत्व क्या है, अलग अलग है। और तारे जो है वो हमसे बहुत अत्यधिक दूरी पर है। तो तारों से कोई प्रकाश किरण आएगी, उसका यहां पर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा, फिर वापस यहां पर उसका अपवर्तन हो जाएगा। देखो, तारों से आने वाली किरण का बार बार क्या होता है? बार बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। और बार बार अपवर्तन होने के कारण जो प्रकाश किरण हमारी आंख में प्रवेश कर रही है, उसकी दिशा लगातार बदलती है। उसकी दिशा लगातार बदलती है, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसको लिखना कैसे है? तो प्यारे बच्चों, इसको लिखने का तरीका यह है कि आप ऐसा लिखेंगे कि तारे हमसे बहुत अत्यधिक दूरी पर होने के कारण इनका प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर बिंदुवत बनता है। तारों की जो दूरी है वो हमसे बहुत ज्यादा है और जब वस्तु बहुत दूर होती है तो उसका प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है। यही अपन ने लिखा है। क्या लिखा है? कि तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण इनका प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर बिंदुवत बनता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरण वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती है, जिनका अपवर्तनांक व घनत्व अलग अलग होने के कारण प्रकाश किरण का बार बार अपवर्तन होता है। अतः हमारी आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण की दिशा लगातार परिवर्तित होती है, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ओके जेंटलमैन, दूसरी घटना पढ़ते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त। क्या है सूर्योदय एवं सूर्यास्त? प्यारे बच्चों, यहां से ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो क्या लिखोगे इसका आंसर? इसका आंसर भी यही लिखना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन क्या था ये तो समझ गए क्या? क्या था क्वेश्चन? कि सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो क्या लिखोगे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसको समझते हैं जेंटलमैन। देखो, ये क्या है? पृथ्वी है और यहां पर कौन है? प्रेक्षक। ठीक है, एक बार मैं मान रहा हूं कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? इस प्रेक्षक से एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, जिसको बोलते हैं टेंजेंट। इस लाइन को बोलते हैं क्षैतिज, बोले तो होरिजोन। देखो, क्या है वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त? क्या समझना अपन को? वास्तविक सूर्योदय। देखो, जब सूर्य क्षैतिज से नीचे होता है तो इसको बोला जाता है सूर्यास्त, और जब सूर्य क्षैतिज से ऊपर आ जाता है तो इसको बोलते हैं सूर्योदय। इसका मतलब वास्तविक सूर्योदय का मतलब क्या है? सूर्य का क्षैतिज से ऊपर आना क्या होता है? वास्तविक सूर्योदय। अब देखो, मैं इसके चारों ओर क्या बना लेता हूं? वायुमंडल। ठीक है, और यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि पृथ्वी के निकट जो वायु की परतें होती हैं
वो पास पास होती है। इसलिए यहां का जो मीडियम है यह है डेंसर मीडियम है, मतलब कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। जैसे जैसे अपन पृथ्वी से दूर जाते जाते हैं परतों का घनत्व कम होता जाता है, अर्थात यहां पर जो परतें हैं ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। क्योंकि यहां पर वायु की परतें दूर दूर है तो विरल माध्यम, और यहां पर वायु की परतें क्या है, पास पास है, तो क्या है, सघन माध्यम। अब देखो, माना कि कभी सूर्य यहां पर था तो सूर्य की से आने वाली प्रकाश किरणें, अगर मैं यहां पर निर्वात बोल दूं तो आप ऐसा समझोगे कि निर्वात से किस में गई है, वायु से, और वायु में भी विरल से किस में गई है, सघन में गई है। देखो, तो ये प्रकाश किरण यहां से आएगी और यहां पर इसका अपवर्तन होगा और ये यहीं कहीं टकरा कर रुक जाएगी। पर जब ये सूर्य यहां पर होगा, इस क्षैतिज से थोड़ा ही नीचे होगा, ये कौन है, सूर्य। और इस सूर्य की स्थिति को बोल दूं कि ये इसकी स्थिति है एस, ठीक है। देखो, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जो है वो विरल से किस में जाएंगी, सघन माध्यम में जाएंगी, जिसके कारण इनका क्या होगा, लगातार अपवर्तन होगा। क्या होगा, लगातार अपवर्तन। और ये प्रकाश किरण लगातार अपवर्तन के कारण मुड़ती जाएंगी, मुड़ती जाएंगी, मुड़ती जाएंगी और इस प्रेक्षक तक पहुंच जाएंगी। इस प्रेक्षक को ये सूर्य यहां पर दिखाई देगा। इस स्थिति को बोल दूं स्थिति एस डेस। तो देखो, वास्तविक सूर्योदय तो नहीं हुआ, मतलब सूर्य वास्तविक रूप से तो क्षैतिज के नीचे है, परंतु आपको दिखाई कहां दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सूर्य सूर्योदय से पहले ही दिखाई दे जाता है। ओके जेंटलमैन, तो इसको लिखेंगे कैसे, अपन ऐसा लिखेंगे कि पृथ्वी के निकट वायु की परतें सघन होती है और पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वायु की परतें विरल माध्यम बनाती है। चित्रानुसार सूर्य जब स्थिति एस पर होता है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और अपवर्तन के कारण लगातार मुड़ती जाती है और प्रेक्षक तक पहुंच जाती है, जिसके कारण प्रेक्षक को यह सूर्य स्थिति एस डेस पर दिखाई देता है। ओके जेंटलमैन, फिर देखो, इस घटना के कारण दिन की अवधि में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और ऐसा का ऐसा कब होता है, सूर्यास्त के समय, जब सूर्य क्षैतिज से नीचे चला जाता है तो भी कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। ओके जेंटलमैन, समझ गए क्या? इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां पर कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन, तो उसका कारण भी क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ओके जेंटलमैन, ये 2 घटनाएं थी किससे रिलेटेड, अपवर्तन से रिलेटेड। ओके जेंटलमैन, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नंबर 3, पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा। अगर आपसे यह प्रश्न पूछे 1 नंबर में तो सीधा सीधा आंसर लिख देना है, क्या, अपवर्तन के कारण, ठीक है। देखो, ये एक पात्र है जिसमें क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है। और आपने यहां पर एक पेंसिल कुछ इस प्रकार इसके अंदर डाल दी। ये पेंसिल की क्या है, निब है। तो आप देखेंगे कि ये पेंसिल आपको कुछ इस प्रकार नजर आएगी। ठीक है जेंटलमैन, तो इसका कारण क्या है, क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा आपसे कि पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ये कैसा माध्यम है, सघन, और ये कैसा माध्यम है, वो विरल। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि सघन माध्यम में रखी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर यह ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है। ओके, चलो अपवर्तन से संबंधित 4th घटना पढ़ते हैं।
नंबर 4, पानी से भरे पात्र का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है जेंटलमैन, पानी से भरे हुए पात्र का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। अगर आपसे सिंपल वे में पूछे तो लिख देना किसके कारण? अपवर्तन के कारण। और इसकी डिटेल स्टडी करते हैं जेंटलमैन। अब देखो, प्यारे बच्चों, ये एक पात्र है। क्या है? पात्र। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा ही बना देता हूं पात्र को, कि ये एक पात्र है जिसके अंदर क्या भरा है? पानी भरा है। ठीक है, वाटर आपने इसके अंदर भर रखा है। यहां पर कोई बिंदु बिंब क्या है? पी है। मैंने मान लिया कि ये कोई पॉइंट है जिसको मैंने किससे डिनोट कर दिया? पी से। पी से एक किरण ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण बिना विक्षेपित हुई सीधी चली जाएगी और इसको नाम दे देता हूं PQR। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए जेंटलमैन, ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड, अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब के अनुसार आपतित होगी तो बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल जाएगी, क्योंकि इस अवस्था में I का मान भी कितना होता है? 0। और अपवर्तन कोण भी कितना होता है? 0। अभिलंब आपतन की स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होता है? 0 होता है। ओके जेंटलमैन, तो जो प्रकाश किरण सीधी आएगी सीधी की सीधी चली जाएगी। यहां पर भी देखो, ये प्रकाश किरण सीधी गई, मतलब कैसी स्थिति है? अभिलंब आपतन की स्थिति, तो ऐसे चली जाएगी। चलो दूसरा पॉइंट यहां पर बनाता हूं। मैंने इस प्रकाश किरण को यहां से ऐसे भेजा, ये क्या बना दिया मैंने यहां पर? अभिलंब। तो ये क्या हो गया? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे चली जाएगी। क्यों? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये ऐसे चली जाएगी। और इसको पीछे बढ़ाने पर ये यहां पर ये जो P है ये कहां दिखाई देगा? P' दिखाई देगा। अर्थात पात्र का जो पैंदा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो अपन लिखेंगे कि चित्रानुसार पात्र के पैंदे में कोई बिंदु बिंब P है। P से उत्सर्जित प्रकाश किरण PQ बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल जाती है, तथा P से उत्सर्जित प्रकाश किरण PS अपवर्तन के पश्चात ST दिशा में गमन करती है, जिसको पीछे बढ़ाने पर P' पर मिलती है। अर्थात जो बिंदु P था वो अपवर्तन के कारण कहां दिखाई देगा? P' दिखाई देगा। ओके, अब देखो यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिद्ध कीजिए म्यू ऑफ वाटर इक्वल टू वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। तो आज के बाद वैसे तो डायरेक्टली याद रख लेना कि ये जो मीडियम है ये वाटर है, सघन माध्यम मैंने क्या मान लिया? पानी, जिसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू ऑफ W है। और ये माध्यम क्या है? वायु, जिसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू ऑफ एयर है। ओके, देखो यहां से लेकर यहां तक की जो गहराई है उसको मैंने बोल दिया H। H का मतलब है वास्तविक गहराई। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की जो गहराई है उसको मैंने बोल दिया H'। तो H' का मतलब क्या है? आभासी गहराई। ओके, ठीक है। देखो इसको अपन को सिद्ध करना है तो अपन लिखेंगे स्नेल के नियम से अगर आपने नहीं पढ़ा स्नेल का नियम तो इसी यूट्यूब चैनल पर आप जाइए पीछे और लिखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट फर्स्ट
और पार्ट सेकंड जहां पर आपको क्या मिलेगा, स्नेल का नियम। अगर आपने नहीं पढ़ा तो देखिए क्या होता है स्नेल का नियम। यह होता है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। ओके जेंटलमैन, किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के। पर काम की बात यह है कि कौन तो दूसरा माध्यम और कौन पहला माध्यम। जिससे प्रकाश किरण जाती है वो पहला माध्यम, और जिसमें प्रकाश किरण जाती है वो क्या होता है, दूसरा माध्यम होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो जल है ये तो है मीडियम फर्स्ट, और वायु है वो है मीडियम सेकंड। ये प्रकाश किरण जल से आ रही है और किस में जा रही है, वायु में। तो ये तो हो गया सेकेंडरी मीडियम, और ये क्या है, प्राइमरी मीडियम। तो मैं इसकी जगह पर ऐसा लिख दूं, इसकी जगह पर तो लिखूंगा एयर और इसकी जगह पर लिखूंगा वाटर। समझ में आ गई क्या ये बात। यहां पर एयर क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर लिखा जाता है दूसरा माध्यम और यहां पर लिखा जाता है पहला माध्यम। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आपको कैसे भी करके वैल्यू निकालनी है, किसकी, साइन आई और साइन आर की। तो देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा समझना इस चित्र को। ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल आई होगा, क्योंकि कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण। देखना प्यारे बच्चों, इस लाइन को मैं नाम दे दूं एन से एन डे से, तो मैं ये लाइन बना रहा हूं आर, और ये क्या है पी, और ये लाइन यहां पर लिख दूं एन, और ये क्या है एन डेस। अगर मैं इसको, ये दो समांतर रेखा हैं, और अगर इसको तिर्यक रेखा मानता हूं तो ये वाला एंगल क्या होगा, आई, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई, क्योंकि कैसे कोण है, एकांतर कोण। ओके, तो क्या लिख दूंगा, इस वाले एंगल को क्या लिख दूंगा, आई। ठीक है, चलो अब मैं इस डैश डैश वाली लाइन को क्या मान लेता हूं, तिर्यक रेखा। क्या मान लेता हूं, तो अगर इस डैश डैश वाली लाइन को तिर्यक रेखा मानते हैं तो देखिए ये वाला एंगल क्या होगा, आर। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल आर होगा, तो ये वाला एंगल भी आर होगा, क्योंकि कैसे कोण हो गए, संगत कोण। इसका मतलब ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि कैसे कोण है, एकांतर कोण। ये आर तो ये भी आर। ऐसा क्यों, क्योंकि कैसे कोण है, संगत कोण। ओके जेंटलमैन, समझ गए क्या ये बात। चलो फिर देखना, तो इसको यहां से मिटा देता हूं। अब मैं लेता हूं त्रिभुज PQS, जो एक समकोण त्रिभुज है PQS में। मैंने इसी त्रिभुज को क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन आई की। बोले तो मेरे को साइन आई का मान चाहिए। तो देखो इसमें मेरे को फाइंड आउट करना है साइन आई, और साइन थीटा का तुम सूत्र जानते हो, लाल बट्टा के ए। इसका मतलब साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो यहां पर लंब कौन हो जाएगा, QS। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो लंब तो कौन हो जाएगा, QS, लंब बटा कर्ण। और कर्ण क्या हो जाएगा, PS। क्योंकि देखो लंब जिसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंब जिसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है वो तो आधार होता है। मतलब ये PQ तो क्या है, आधार है। ठीक है, और ये क्या है, लंब है। तो ये क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण की जगह पर क्या लिख दूंगा, PS। ठीक है, अब मेरे को एक वैल्यू और चाहिए, किसकी चाहिए, साइन आर की। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज P'QS में, P'QS में साइन आर बराबर, साइन आर बराबर, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब तो फिर से क्या हो गया, इस त्रिभुज में लंब तो कौन हो गया, QS। ठीक है, और कर्ण क्या हो गया, P'S। ये वैल्यू कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तो क्या लिख दूंगा, समीकरण 1 से। और क्या है समीकरण 1 प्यारे बच्चों, तो क्या है, WμA। इसका मतलब तो पता है क्या, वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। और सबकी जगह पर सबके मान लगा दूं, QS बटा PS अपॉन QS अपॉन
P डैश S, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा सूत्र बन जाएगा P डैश S अपॉन PS। ओके, इसको मैं नाम दे दूं समीकरण नंबर 2। P डैश S मैं ऐसा लिख दूं कि Q व S पास पास है, या ऐसा लिख दूं अत्यंत निकट है। पास पास है या कैसा लिख दूं, अत्यंत निकट है। तो P और S को मैं पास पास मान लेता हूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, सॉरी Q व S को पास पास, Q व S को पास पास मान लेता हूं तो ऐसा हो जाएगा कि PQ का मान किसके बराबर हो जाएगा, PS के, व P डैश Q का मान किसके बराबर हो जाएगा, P डैश S के। देखो इस Q और S को एक ही बिंदु पर मान लूं तो PS किसके बराबर हो गया, PQ की, और P डैश S किसके बराबर हो गया, P डैश Q की, क्योंकि आपने क्या किया, Q और S को एक ही बिंदु पर मान लिया। तो PS, P से लेकर S तक की दूरी क्या है, H, P से लेकर S तक की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, H के बराबर, क्योंकि PQ का मान किसके बराबर है बेटा, PQ का मान किसके बराबर है, H के बराबर। तो यहां पर ऐसा लिख दूं, या PS बराबर H व P डैश S बराबर H डैश। देख लो सर, P डैश S बोले तो P डैश Q, और ये किसके बराबर है, H डैश के बराबर है। म्यू ऑफ A W इक्वल टू क्या बन जाएगा, P डैश S बोले तो H डैश अपॉन H। समीकरण नंबर 3। देखो पर मेरे को अपवर्तनांक किसका चाहिए, वाटर का, और ये है किसका, एयर का। तो यहां पर लगाऊंगा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, और क्या है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, कि यहां पर जो अपवर्तनांक होता है उसका 1 अपॉन दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है जेंटलमैन, ये है ना उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, कि यहां पर 2 और यहां पर 1 होता है, तो यहां पर 1 और 2 हो जाएगा। देखो तो इसको यहां से इरेज कर देता हूं। ये वैल्यू ऊपर वाले समीकरण 3 में रखते हैं तो ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन A म्यू W इक्वल टू H डैश बटा H, और मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, म्यू ऑफ वाटर इक्वल टू H अपॉन H डैश। इसको 1 से डिवाइड करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा म्यू W A इक्वल टू H अपॉन H डैश। आपको यही सिद्ध करना था, जहां पर H का मतलब क्या है, वास्तविक गहराई, और H डैश का मतलब क्या है, आभासी गहराई। ठीक है, एक और बात देखना प्यारे बच्चों, यहां से मैं यह भी कह सकता हूं कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक A म्यू W, ऐसा लिख दूं कि A म्यू W इक्वल टू W, किसी भी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये इसका मतलब क्या है, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये ऐसा भी बन सकता है म्यू W इक्वल टू H अपॉन H डैश, और आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके जेंटलमैन, तो आज अपन ने क्या पढ़ ली, अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, तारों का टिमटिमाना, जिसका कारण क्या था, वायुमंडलीय अपवर्तन। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था सूर्योदय, वास्तविक सूर्योदय से पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देता है, उसका कारण भी क्या था, वायुमंडलीय अपवर्तन। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि किसी पेंसिल को पानी से भरे पात्र में रख देते हैं तो उसका आगे का हिस्सा जितना जितना पानी में होता है वो क्या दिखाई देता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण था अपवर्तन। और उसके बाद अपन ने चौथी घटना पढ़ी कि पानी से भरे पात्र का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण भी क्या है, अपवर्तन। और उसके बाद अपन ने एक डेरिवेशन सिद्ध किया कि म्यू ऑफ W
अर्थात पानी का अपवर्तनांक वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होता है। पानी का अपवर्तनांक वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ओके जेंटलमैन, चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।